Assalamualaikum dear students. Welcome to Modern Physics course, lecture number 38. I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lectures, we will have a discussions on the probabilistic interpretations of the matter waves as a part of the quantum mechanics of this particular course. So आइए आज की लेक्चर की तरफ जाते हैं. आज की लेक्चर का उन्वान है probabilistic interpretations of matter waves के जो matter waves जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में उसी की हम प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस करेंगे. ठीक है कि मैटर्स की जो है मैटर के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगले, तो उसी की हम प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस करेंगे. ठीक है, उसके लिए पहले जो हम मिसाल लेंगे कि पहले हम जो लाइट है लाइट बीम को मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम को पहले हम कंसिडर करेंगे एज अ वेव्स. ठीक है, उसको हम एज अ वेव पहले कंसिडर करेंगे. And a typical picture of that wave behaviors of the light is shown here in this particular figure. ठीक है, इस फिगर में आपको दिख रहा है कि हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसको इन द पाम ऑफ वेव्स वो शो किया हुआ है कि ये मोनोक्रोमेटिक बीम इन द पाम ऑफ वेव्स एक पर्टिकुलर एरिया दैट वी कॉल यूनिट एरिया उससे वो पास कर रही है विद द सर्टेन फ्रीक्वेंसी न्यू. ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी के साथ वो पास कर रही है. तो अब ये जो लाइट वेव है ये जब इसी तरह पास कर रही है थ्रू अ यूनिट एरिया, तो इसी की जो हमारे पास इंटेंसिटी है दैट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सी ई स्क्वायर. ठीक है, अब आई इंटेंसिटी सी यू नो दैट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस and c is for the speed of light and this e is the amplitude of the electric field. ये हमारे पास क्या है, amplitude है. and the dash is for the mean or for the average value. ठीक है, तो एवरेज या मीन वैल्यू है उसकी मतलब ये क्या है, ये स्क्वायर है. तो ये हमारे पास क्या है, जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इन द पाम ऑफ वेव्स पास कर रही है थ्रू अ सर्टेन एरिया या हम कहते हैं थ्रू यूनिट एरिया, तो उसी की हमारे पास जो इंटेंसिटी है इट्स गिवन बाय दिस रिलेशंस. ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि बीम अप्लाइड फिक्चर इन टर्म ऑफ फोटॉन. अब यही बीम अप्लाइड है, पहले हम इसको यहाँ पर इन द पाम ऑफ वेव डील कर रहे हैं कि ये यूनिट एरिया से पास कर रही है तो इसकी इंटेंसिटी ये है. अब इसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम अगर इसी बीम को हम इन टर्म ऑफ फोटॉन ट्रीट करें. ठीक है, सो इन टर्म ऑफ द फोटॉन्स इसकी हमारे पास जो एनर्जी है दैट इज गिवन बाय इज इक्वल टू एच न्यू. और हम कह रहे हैं कि ये जो फोटॉन है ये वही यूनिट एरिया से पास कर रही है. सो इन दैट पर्टिकुलर केस जो इंटेंसिटी है इस बीम की intensity of the light beam is I is equal to NH nu. ये हमारे पास इंटेंसिटी. अब देखो वही सेम लाइट बीम है, इसी लाइट बीम को अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पाम में वो डील करें तो इसकी इंटेंसिटी ये है. और इसी को अगर इसी बीम ऑफ लाइट को हम अगर डील करें अकॉर्डिंग टू फोटॉन्स, मतलब इसको हम डील करें एज अ बीम कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, तो फिर हमारे पास इसकी जो इंटेंसिटी है इज गिवन बाय दिस रिलेशंस. इसी रिलेशन के अंदर ये जो n है, व्हाट इज दिस n, दिस n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम्स. ठीक है, क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशंस. ठीक है, कि पर यूनिट टाइम ये जो एरिया है ये इसको ये हमारे पास क्या, ये यूनिट एरिया है, इस पे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो पास कर रहे हैं. ठीक है, इसको हमने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है एन के साथ. ठीक है, सो हमारे पास जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी क्या है इसी केस में, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी एनर्जी क्रॉसिंग वन यूनिट एरिया, ये जो है एच न्यू, ये हमारे पास क्या है, एच न्यू बेसिकली एनर्जी. ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एन, एन को ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं. ठीक है, सो व्हाट इट मीन बाय इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीन एनर्जी क्रॉसिंग वन यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ठीक है, एनर्जी इंटेंसिटी हमारे पास बराबर है एनर्जी क्रॉसिंग वन यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ठीक है, और आई की जो हमारे पास यूनिट है इसकी है जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसकी यूनिट है. अब मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग ए प्रोटॉन है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए वी कंसीडर अ बीम ऑफ लाइट. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग प्रोटॉन के लिए हम क्या करते हैं, हम एक बीम ऑफ लाइट को कंसीडर करते हैं. ठीक है, जिसको हम अगर वेव पिक्चर्स में देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है,
या इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज गिवन बाय ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडिएशन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडिएशन है। अगर हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको एक वेव कंसिडर करेंगे तो इसी तनाजुर में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडिएशन फॉर्म में, दैट इज गिवन बाय इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पर जो ई नॉट है दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, के इज अ वेव वेक्टर एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक्स वही जो पोजीशंस है, एंड टी इज दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा, सो इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस एंड वेव फैक्टर इज, ठीक है, अगर यही इसी वेव फैक्टर को हम कंसिडर करेंगे तो इसमें हमारे पास जो इंटेंसिटी है दैट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सी ई स्क्वायर। ठीक है, सो ऑन द अदर हैंड एंड प्रोटॉन पिक्चर्स, अगर प्रोटॉन की पिक्चर में हम देखें तो जो इंटेंसिटी है दैट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू एन एच न्यू। अब दो मतलब है, वेव फ्रैक्चर में इंटेंसिटी इस चीज के बराबर है, इसी रिलेशन के बराबर है, और प्रोटॉन फ्रैक्चर में जो इंटेंसिटी है वो इसके बराबर है। सो इन दोनों रिलेशंस को करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल के मुताबिक हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों से मुराद क्या है, दोनों से मुराद इंटेंसिटी है। एक इंटेंसिटी है वेव नेचर के मुताबिक, दूसरी पार्टिकल नेचर के मुताबिक, या हम कह सकते हैं कि क्लासिकल नेचर के मुताबिक, दूसरा क्वांटम नेचर के मुताबिक। सो बोहर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल के मुताबिक हम एक लिमिट्स के अंदर दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। और वो लिमिट्स हमारे पास क्या है, लिमिट इज n टेंड टू इन्फिनिटी। सो एफ n टेंड टू इन्फिनिटी, सो in the pictures, so what actually we have according to correspondence principle, so according to correspondence principle, what is an explain, what is explained in the wave factor has to be consistent with what is explained in the proton pictures। ठीक है, और इसके लिए जो लिमिट है, लिमिट्स टेंड टू इन्फिनिटी, एन टेंड टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास लिमिट्स है। और इसी लिमिट के अंदर हम कहते हैं कि दोनों हमारे पास जो है वो बराबर है, या दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। दैट इज आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच न्यू। ये हमारे पास रिलेशन है। अब स्टेटिस्टिकली हम जो रेडिएशन है इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, सो फॉर दैट वी कंसिडर दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ फोटॉन एट ए पॉइंट इन यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शन टू एन। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज एन, कि एन हमारे पास क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रोटॉन को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग ए प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन की ऑब्जर्विंग की जो प्रोबेबिलिटी है एट ए पॉइंट इन यूनिट टाइम। ठीक है, किसी भी खास जो पॉइंट है कि या किसी भी पॉइंट पे और यूनिट टाइम में, वो क्या है, वो इज प्रोपोर्शन टू एन, वो एन की प्रोपोर्शन है। दैट इज कि हमारे पास क्या है, वो एन की हम कह प्रोपोर्शन है। नाउ सिंस वी हैव रिलेशंस, अब ये तो हमने बात कर दी कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी पॉइंट पे प्रोटॉन की जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी टाइम वो प्रोपोर्शन है एन के। लेकिन अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल्स, जो हमारे पास इंटेंसिटी की जो रिलेशन है उसको जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन आता है कि एच एन एच न्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, ये रिलेशन आ रही है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग फोटॉन्स मस्ट आल्सो प्रोपोर्शंस टू ई स्क्वायर। ठीक है, कि इसी रिलेशन के मुताबिक हम कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है प्रोटॉन ऑब्जर्वेशंस की, वो क्या है, वो ई की भी प्रोपोर्शंस है। यहाँ पर हम कहते हैं कि एन के प्रोपोर्शंस है। अब अगर एन के प्रोपोर्शंस है तो एन इज एन टर्म प्रोपोर्शन टू ई स्क्वायर। इसी रिलेशंस को आप देखें ना, यहाँ पर पहले पॉइंट्स में हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोपोर्शन है एन का, लेकिन यहाँ पर जब ये रिलेशन हमने फाइंड आउट की अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, तो इनमें आप देख सकते हैं कि एन इज प्रोपोर्शंस टू ई स्क्वायर। सो व्हाट इट मीन, इट मीन दैट के प्रोबेबिलिटी इज आल्सो प्रोपोर्शंस टू द ई स्क्वायर, के प्रोबेबिलिटी हमारे पास ई स्क्वायर की भी प्रोपोर्शन है। व्हाट इज मीन, इट मीन दैट जिस तरह हमने बात की कि प्रोबेबिलिटी जो प्रोटॉन की ऑब्जर्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है इज आल्सो प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट।
ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शन टू ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर ये हमारे पास जो है स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ द वेव फील्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है। अब इसी की ये जो मैटर वेव्स है इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम करेंगे। ठीक है। सो फॉर दैट वी विल कॉल द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द डिब्रॉगले वेव्स। ठीक है। वो जो डिब्रॉगले वेव्स था जिसको लास्ट लेक्चर में हम कंसिडर कर रहे थे या हमने कर लिया है, हम उसको उसकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है। और उसके लिए हम कहेंगे कि मैटर वेव सिचुएटेड विद अ गिवन पार्टिकल्स और फिजिकल एंटिटी एस, कि हमारे पास हम कहते हैं कि पार्टिकल्स है और इस पार्टिकल के साथ मतलब वेव्स एसोसिएटेड है। ठीक है। तो जो वेव एसोसिएटेड है पार्टिकल के साथ हम कहते हैं कि दैट वी रिप्रेजेंट बाय वेव फंक्शंस साई, और ये जो वेव फंक्शन है दैट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट वेव। ठीक है। सो इसको हम कैसे डील करेंगे, लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर एक सिचुएशन को, जिस तरह ये फिगर आपको दिख रहा है इसमें एक सिचुएशन को डिस्क्लोज कर रहा है कि ये हमारे पास क्या है। ये जो आपको फिगर में दिख रहा है हम कहते हैं कि दिस इज एन आइडियलाइज वेव पैकेट। ठीक है। कि ये एक आइडियलाइज वेव पैकेट है। ठीक है। और ये क्या है, दिस इज बीन लोकलाइज इन स्पेस और ए रीजन डेल्टा एक्स। किसको हमने लोकलाइज किया हुआ है स्पेस के अंदर। ठीक है। और जो रीजन है जिसमें हमने इसको आइडियलाइज किया हुआ है उस रीजन की जो लेंथ है दैट इज गिवन बाय डेल्टा एक्स। ठीक है। और हम कह रहे हैं कि इट इज द प्रपोजिशन ऑफ मैनी वेव्स ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास क्या प्रपोजिशंस है बहुत सारे वेव्स की, मतलब जिसकी मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड है और फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। अब इसी को हम कंसिडर करेंगे। सो वी विश टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसी को हम कंसिडर करते हुए हम जो है इन तमाम क्वेश्चंस की आंसर को तलाश करेंगे। दैट इज जो पहला क्वेश्चन होगा जिसका हमने आंसर तलाश करना है वो ये है कि वेयर इज एग्जैक्टली द पार्टिकल लोकेटेड विद इन डेल्टा एक्स। कि ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डेल्टा एक्स है। ठीक है। अब जो क्वेश्चन इराइज होता है जिसको हमने आंसर करना है कि इसी स्पेस के अंदर ये जो डेल्टा एक्स है कि यहाँ पर एग्जैक्टली किस लोकेशंस पे पार्टिकल्स वो लाई करती है। ठीक है। तो लोकेलिटी ऑफ पार्टिकल्स बिकम फ्यूजी व्हेन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैटर वेव्स। तो मतलब वो जो लोकेशंस है, अभी तो हम पार्टिकल्स के बारे में श्योर नहीं है कि पार्टिकल एग्जैक्टली किस लोकेशन पे लाई करेगा, लेकिन अगर हम पार्टिकल्स के साथ उसका जो वेव नेचर है वो कंसिडर करेंगे तो फिर उसका लोकेशन जो है वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, मतलब और ज़्यादा फ्यूजी हो जाता है। मतलब हम उसके बारे में फिर मतलब शक में पड़ जाते हैं, या हमें वो वो नज़र नहीं आ रहा कि मतलब उसमें कन्फ्यूजन मज़ीद बढ़ेगी। ठीक है। सो वी कैन नो मोर टेल फॉर श्योर वेयर इट इज़ एग्जैक्टली लोकेटेड। सो यकीन के साथ हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली ये कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है। सो उसके लिए हम जो हमारी बेसिक जो कन्वेंशनल फिजिक्स है, कन्वेंशनल वेव मैकेनिक्स हमने पढ़ी है या कन्वेंशनल वेव फिजिक्स में पढ़ी है, उसमें हमने एक कंसेप्ट वो मतलब वहाँ पर डिस्कस की है कि दैट इज द एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ द फील्ड एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स। ठीक है। मतलब जो हमारी जो कोर्स थी पिछले वेव फिजिक्स में हमने एक कंसेप्ट वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। वो कंसेप्ट था कि द एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ फील्ड एम्पलीट्यूड से मुराद हम ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। सो उसका जो एब्सोल्यूट स्क्वायर है वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि इस प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स, कि वो जो वेव्स की इंटेंसिटी है उसके प्रोपोर्शन है। ठीक है। सो अब यहाँ पर जो हम कहेंगे यहाँ पर हम यूज करेंगे एब्सोल्यूट स्क्वायर्स ऑफ द वेव फंक्शंस। दैट इज ये वाली जो रिलेशन ये हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। सो नाउ व्हाट डज एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन फिजिकली मीन। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि इसका क्या मतलब है। मतलब वेव मैकेनिक्स के अंदर तो हमने यूज किया था कि जो फील्ड एब्सोल्यूट स्क्वायर है फील्ड एम्पलीट्यूड की, हमने कहा था कि दैट वाज प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स।
कि वो वेव्स की इंटेंसिटी की प्रोपोर्शंस है। अब यहाँ पर साई एब्सोल्यूट स्क्वायर इसको हम मतलब लेंगे। सो फिर क्वेश्चन एराइज होगा कि इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, अब इसकी फिजिकल मीनिंग की तरफ जाते हैं। तो जिस तरह के हम बता रहे हैं कि हमने पिछले जो रेडिएशन फील्ड है इसके लिए हमने स्टडी किया था कि जो एब्सोल्यूट स्क्वायर है इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड की इज प्रोपोर्शंस टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ फोटॉन। ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है, कि ये हमारे पास प्रोपोर्शन है टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ फोटॉन की। ठीक है, जिस तरह हमने रेडिएशन फील्ड को कंसिडर किया। ठीक है, और उस रेडिएशन फील्ड में हमने जो पिछली स्लाइड है उस पर देखा कि जो एब्सोल्यूट स्क्वायर है इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड की, हमने कहा कि इस प्रोपोर्शंस टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए फोटॉन। ठीक है, कि वो जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ए फोटॉन की उसकी क्या है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शंस है। ठीक है, अब इसी एनालॉजी को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, टू द स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रेडिएशन फील्ड। ठीक है, मतलब ये सेम एग्जैक्ट एनालॉजी ये हमारे पास लाई करती है। ठीक है, टू द स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेडिएशन फील्ड। और वो एनालॉजी क्या है, कि जो प्रोबेबिलिटी है दैट वी रिप्रेजेंट बाय p, ठीक है, एज अ फंक्शंस ऑफ द पोजीशंस। ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शंस। मतलब वहां पर हमने एक रिलेशंस को पिछले जो स्लाइड है वहां पर हमने डिफाइन किया था कि जो एब्सोल्यूट स्क्वायर है इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड की, और हमने कहा था कि दैट इज प्रोपोर्शंस टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ फोटॉन। अब यहाँ पर सेम जो एनालॉजी है उसको हम मतलब डील करेंगे टू द स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेडिएशन फील्ड। ठीक है, और इसी के तनाजुर में हम कहेंगे कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, probability and space are as a function of the positions, that is equal to the absolute square of the wave functions। ठीक है, और इसी को हम इंटरप्रेट करेंगे एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ ऑब्जर्विंग ए मटेरियल पार्टिकल्स। कि ये हमारे पास क्या है, कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ऑफ ऑब्जर्विंग ए मटेरियल पार्टिकल। कि जो मटेरियल पार्टिकल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी की ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। That is probability density is denoted by phi and is equal to the absolute square of the wave functions। ठीक है, so probability for finding a particle to be found between point A and B that will be equal to, अब हमारे पास क्या है, ये probability एक particles है और हम कहते हैं कि उसकी जो probability है वो exist करती है between the 2 point A and B, तो उसको हम डिनोट करते हैं कि probability as a function of x। ठीक है, what is x, x such that कि x greater or equal to A and x smaller or equal to B। ठीक है, एंड दैट वी से इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी पी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इनटू डी एक्स, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी। ठीक है, एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है फॉर पार्टिकल टू बी फाउंड बिटवीन द टू पॉइंट इन द टू पॉइंट आर ए एंड बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है टू फाइंड द पार्टिकल्स बिटवीन द टू पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर ये जो वैल्यू है बिटवीन द टू पॉइंट ए एंड बी is given by the area under the curve of probability density between A and B, and that you can see it here। ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व, ये कर्व हमारे पास बनती है। ठीक है, और यहाँ पर हम कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ये कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, आ, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू इज गिवन बाय द एरिया अंडर द कर्व ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है बिटवीन ए एंड बी। सो ये जो वैल्यू है अंडर द कर्व, मतलब जो वैल्यू बन रही है आ, ये बेसिकली इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब इसी ये जो एब्सोल्यूट स्क्वायर है वेव फंक्शन की, इसको एक बंदे ने पूरी तरह मतलब उसकी इंटरप्रिटेशन दी, इसको एक्सप्लेन किया
कि व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शंस, ठीक है। और वो बंदा क्या था, वो बंदा था मैक्स बॉर्न, ठीक है। मैक्स बॉर्न ने जो प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन थी उसको थोड़ा सा और उसने एक्सप्लेन किया। मैक्स बॉर्न क्या था या कौन था? सो मैक्स बॉर्न बेसिकली जर्मन ब्रिटिश फिजिसिस्ट था, और उसने काम किया, किस चीज़ पे काम किया? ही वर्क ऑन द मैथमेटिकल बेसिस फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स की जो मैथमेटिकल बेसिस है उस पे काम किया, ठीक है। और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी वाज हिज सजेशंस, ठीक है। वो उसकी सजेशन थी, सजेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट? सजेशन फॉर व्हाट? सजेशन फॉर दैट द एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ अ वेव फंक्शंस and the Schrodinger equations was a measure of the probability of finding a particles at a given locations, ठीक है। कि इसने कहा या इसने सजेस्ट किया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर जब एक फंक्शन हम यूज करें एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शंस, ठीक है। कि श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर जो हम मतलब यूज कर रहे हैं एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन और वो ले रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न ये हमारे पास है ए मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट गिवन लोकेशंस। कि इसने कहा कि ये जो स्क्वायर एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शंस, ये इसने कहा कि ये जो हम ले रहे हैं ये बेसिकली क्या है? इसने कहा था कि ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी है किस चीज़ की है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल एट ए गिवन लोकेशंस। कि ये हम हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ ए वेव फंक्शन, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि जिससे हम एक पार्टिकल्स को एक पर्टिकुलर लोकेशंस पर फाइंड आउट करते हैं या लोकेट करते हैं, ठीक है। और मैक्स बॉर्न कौन था? मैक्स बॉर्न ने मतलब इसकी कंट्रीब्यूशंस के लिए इसको 1954 का नोबेल प्राइज मिला, जो इसने बैथ के साथ उसको वो शेयर किया, ठीक है। और इसने जो अपने सजेशन थी उसको कुछ यूँ किया कि हेंस अ पार्टिकल वेव फंक्शन गिव राइज टू अ प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ पोजीशंस ऑफ ए पार्टिकल्स, ठीक है। कि जो वेव फंक्शंस है ये क्या है? मतलब ये गिव राइज टू ए प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस। कि ये जो वेव्स फंक्शन है या वेव्स है, ठीक है, वेव फंक्शन है, ये क्या कर रहा है कि जो प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है किसी पार्टिकल की पोजीशंस को, मतलब ये बेसिकली उसको डील करता है। कि मतलब मैक्स बॉर्न के मुताबिक जो वेव फंक्शंस है ये पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिस्टिक पोजीशंस को वो क्या करता है? मतलब उसी की इंटरप्रिटेशन के साथ ये डील करता है, ठीक है। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.